ए शो में टैक्स की अदम अदायगी, कौमी एयरलाइन PIA 2 अरब से जायद की ना दहिंदा। FBR ने PIA के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। गुज़िश्ता रोज PIA की तकरीबन 7 परवाजें मुतासिर हुई। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा, हफ्तावार महंगाई की शरह 3.73% रही। IMF से किए गए वादे, बिजली मजीद महंगी। गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफे के इखराज में 80% कमी। चीन ने पाकिस्तान का 2 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर दिया। बिजली की कीमत में 7.5 रुपए तक के इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफात, प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, सियासी सूरत हाल जो भी हो, इलेक्शंस की बात और ये सारी बाज़गश्त, लेकिन पाकिस्तान के माशी मैदान में कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कदरे मुस्तहकम हालात हमें होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान में मौजूद जो टैक्सेशन निज़ाम है, इस निज़ाम में मुसलसल करप्शन की ख़बरें और इस निज़ाम में मुसलसल जो बदतरी की ख़बरें वो भी हमारे सामने आती रहती हैं। आपके सामने सब में पहले पाकिस्तान में टैक्सेस के हवाले से कुछ अहम तरीन मालूमात आपके सामने रखना चाहेंगे। ये अहम तरीन मालूमात पाकिस्तान के जो टैक्स रेवेन्यूज़ हैं, इसका ब्रेकअप आपके सामने बताएगी कि कितने इनकम ग्रुप्स ने कितना टैक्स एक्चुअली जो है वो पिछले कुछ माह में जमा कराया। अगर आपके सामने रख सकें, इस ब्रेकअप के मुताबिक पाकिस्तान की सैलरी क्लास तकरीबन 264 बिलियन यानी तकरीबन 265 अरब रुपए का इनकम टैक्स इनकी तरफ से FBR की किटी में या नेशनल किटी में जमा कराया गया। यानी सैलरी क्लास तकरीबन मजमूई तौर पर 265 अरब रुपए इनकम टैक्स इसकी तरफ से अदा किया गया। इसी तरह अगर आपके सामने दीगर ग्रुप्स की बात करें, जिसमें सब में बड़ा ग्रुप एक्सपोर्टर्स है, फिर रिटेलर्स हैं, तो मजमूई तौर पर इनकी तरफ से जो इनकम टैक्स दिया गया उसकी कुल तादाद 79 अरब 89 बिलियन रुपीस थी। तकरीबन लगभग 90 अरब रुपए इसकी अमाउंट बनती है। अब ये देखा गया कि जो सैलरी क्लास है उस पर इजाफी बोझ भी बर्डन डाल दिया गया तकरीबन 30 अरब रुपए का। लेकिन ये जो ब्रेकअप है ये पाकिस्तान के टैक्सेशन निज़ाम में जो नुक्स हैं उसको अया करता है, हमारे सामने बेनकाब करता है कि क्या सूरत हाल असल में पाकिस्तान टैक्सेशन निज़ाम में है। ये ब्रेकअप इंटरेस्टिंगली आपके सामने अगर ये फिगर्स रखें तो ये और आगे चलकर अगर बताएं तो एक्सपोर्टर्स ने सिर्फ एक साल के दौरान, एक फिस्कल ईयर में, तकरीबन जो उनकी आमदनी रही 27.7 बिलियन डॉलर्स की रही, 27 अरब डॉलर्स की रही। इसके बावजूद उनकी तरफ से सिर्फ 74 अरब रुपए के टैक्सेस दिए गए। ये कॉन्ट्रीब्यूशन जो उनका टैक्सेस में है ये 17.4% ज्यादा था साबका साल से। लेकिन ये जो उनकी इनकम इन रुपी टर्म्स यानी जो उन्होंने डिवैल्यूएशन से पैसे कमाए उससे भी कम था। और साथ साथ अगर देखा जाए तो उनकी जो टोटल 1% थी ग्रॉस रिसीट्स का वो उन्होंने इनकम टैक्स में दिया। रिटेलर्स का हाल तो और ख़राब रहा। अगर आपके सामने नंबर्स रखे हैं उसके मुताबिक रिटेलर्स ने 0.5% एडवांस टैक्स दिया और ये जो टोटल उनका जो FBR में उनका पूल बनता है वो 15.6 अरब रुपए बनता है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इनकम ग्रुप्स के लिहाज से रिटेलर्स की तरफ से सबसे कम टैक्स दिया गया। अगर रिटेल सारे इनकम ग्रुप्स को हम सामने रखते हैं तो उसमें सबसे कम टैक्स जो दिया गया वो रिटेलर्स की तरफ से दिया गया। ये सूरत हाल पाकिस्तान में, जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान के टैक्सेशन निज़ाम जो असल मसला है वो बताती है कि क्या है। यहाँ पर ऑलरेडी IMF की तरफ से कहा गया कि किस तरह एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट सेक्टर्स अनटैप्ड हैं और ज़्यादा बोझ कुछ सेक्टर्स के ऊपर है। ये नंबर्स रिफ्लेक्ट करते हैं कि ज़्यादा बोझ किन सेक्टर्स के ऊपर है। जिस तरह आपको बताया कि तकरीबन जो फ़र्क बनता है वो 175 अरब रुपए का बनता है। ये बात सिर्फ इनकम टैक्सेस की हो रही है। सैलरी क्लास अगर 265 अरब का इनकम टैक्स दे रही है तो मजमूई तौर पर एक्सपोर्टर्स और जो आपके जो दीगर रिटेलर सेक्टर है उनकी तरफ से 90 अरब का टैक्स दिया गया। ये डिफरेंस तकरीबन 175 बिलियन रुपीस बनता है और अगर परसेंटेज टर्म्स में देखा जाए तो ये अराउंड 200% बनता है जो उस पर जो फर्क हमें इन दोनों अमाउंट में नजर आता है। पाकिस्तान के टैक्सेशन निज़ाम की ये एक ऐसा नुक्स है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान के टैक्सेशन निज़ाम को रिग्रेसिव कहा जाता है और ये बोझ मज़ीद बढ़ता रहता है। हर हुकूमत आती है और ये जो सिस्टम है इसको बैलेंस नहीं कर पाती और ये बायस्ड सिस्टम रहता है कुछ लोगों के फेवर में और कुछ लोगों के खिलाफ। लेकिन साथ साथ
एक जनरल स्टार्ट करते हुए आपके सामने, क्योंकि एफबीआर की बात हो रही है, तो एक और अहम तरीन डेवलपमेंट आई। ये डेवलपमेंट एफबीआर में मुबैना करप्शन के हवाले से थी। ये करप्शन टैक्स फ्रॉड की मद में हुई, और ये हुई एडजस्टमेंट्स की मद में, जो कि कॉटन गिनिंग के हवाले से जो सेल्स टैक्स एडजस्टमेंट्स हैं उसके अंदर ये हमें टैक्स फ्रॉड आता हुआ सामने नजर आया। मुबैना तौर पे जो नंबर्स सामने इनिशियली आए वो नंबर्स 53 बिलियन रुपीस के हैं, लेकिन आपको ये बताते चले कि ये जो सिर्फ वो रिपोर्टेड नंबर्स हैं जो 53 अरब रुपए के हैं, जो कहा जा रहा है कि ये हजम बहुत ज्यादा हो सकता है। ये जो टैक्स एडजस्टमेंट दी गई ये 100% अनऑथराइज थी, क्योंकि इसमें हुआ ये कि जो तमाम जो 8000 टैक्स पेयर्स थे जो इलिसिटली जो ये अवेल कर रहे थे टैक्स एडजस्टमेंट्स, वो ना तो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स थे, ना तो ट्रेडर्स थे इस कमोडिटी के, और साथ साथ ये भी सामने आया कि ये जिन रीजन्स में दी गई उन रीजन्स में कॉटन गिनिंग पॉसिबल ही नहीं थी, और इसी तरह से ड्यू टू कमर्शियल रीजन्स वहां पर कॉटन गिनिंग नहीं होती थी, और इसी तरह से द एडजस्टमेंट्स वर ग्रांटेड इवन व्हेन टैक्सपेयर्स हैड नॉट फुली पेड देयर सेल्स टैक्स। तो एक तरफ जहां हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान रेवेन्यूज की तलाश में है, हम ये जानते हैं कि हुकूमत हर सोर्स पर इनडायरेक्ट टैक्स या रिग्रेसिव टैक्स के जरिए टैक्स कलेक्ट करना चाह रही है। हम ये चाह रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी, हम जानते हैं बिजली की कीमतें, हर जगह टैक्सेस के हवाले से इस वक्त हुकूमती रुझान है कि वहाँ से टैक्स कलेक्ट किए जाएँ। वहाँ तकरीबन 53 अरब रुपए 8000 टैक्स पेयर से जो अनऑथराइज एडजस्टमेंट्स उनको अवार्ड कर दी गई, और फिर इनको टाइमली डिटेक्ट भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से नेशनल किटी को तकरीबन 53 अरब रुपए का नुकसान हुआ। और यह भी उस वक्त सामने आया जब तकरीबन 7951 केसेस को जब इवैल्यूएट किया गया उनके टैक्स जो उन्होंने जमा कराए थे, तो उस वक्त ये तफसीलात सामने आई एफबीआर के सामने कि कितना उनका इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म वीक है। और इसमें मुबैना तौर पर गठजोड़ की कहानी भी सामने आई कि टैक्स पेयर्स और एफबीआर ऑफिशियल्स का मुबैना गठजोड़ था, जिस बुनियाद पर ये 53 अरब रुपए की एडजस्टमेंट्स उन अफराद को दी गई जो कि ना टेक्सटाइल सेक्टर से ताल्लुक रखते थे और ना इस कमोडिटी के ट्रेड में शामिल थे, बल्कि ये उन रीजन्स को दी गई जिन रीजन्स के अंदर कॉटन गिनिंग होती ही नहीं, कमर्शियली पॉसिबल ही नहीं है, उनको दी गई। मैं आपको मजीद ब्रेकअप स्टोरी का बताता हूं, क्योंकि एफबीआर की बात हो रही है तो आपके सामने कुछ और अहम चीजें भी रखते चलें। जो सब में बड़ा जो इसमें हजम आया वो तकरीबन 27.9 अरब रुपए का था, जो तकरीबन 468 केसेस सामने आए। वो कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस कराची से सामने आए, जो हाईएस्ट टोटल एडजस्टमेंट्स थी, टोटलिंग 27.9 बिलियन रुपीस इन 468 केसेस। इसमें अगर कहा जाए तो ये टोटल हजम जो पकड़ा गया 53 अरब रुपए, उसका तकरीबन 53% जो बनता है वो शहर कराची से पकड़ा गया। इसके बाद जो दूसरा नंबर था वो रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर का था, जहां से तकरीबन 16.2 अरब रुपए और तकरीबन 793 केसेस पकड़े गए। तकरीबन 30.3% जो टोटल 53 बिलियन की अमाउंट थी, इसका लाहौर के रीजनल टैक्स ऑफिस से पकड़ा गया। इसी तरह कोयटा में बड़ा यूनिक सिनेरियो था, जहां एफबीआर ने तकरीबन 2.4 अरब रुपए की इलीगल एडजस्टमेंट्स दी 255 केसेस में। ये जो है फैसलाबाद के अंदर अगर कहा जाए जो टेक्सटाइल हब था, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 799 मिलियन की जो है इस पर ये ग्रांट्स ये इलीगल दी गई, सिर्फ 78 केसेस में। यानी जहां पर मेन हब था टेक्सटाइल का, वहां 80 करोड़ रुपए के हवाले से कॉटन गिनिंग का जो हब था, वहां 80 करोड़ रुपए की एडजस्टमेंट्स इलीगली दी गई। और शहर कराची में तकरीबन ये अमाउंट 28 अरब रुपए की थी, जो तकरीबन 468 केसेस में दी गई। ये सूरत हाल रही पाकिस्तान में। अगर आप कहा जाए तो पाकिस्तान में एक बड़ी करप्शन पकड़ी गई, एफबीआर में एक बड़ी करप्शन पकड़ी गई। अब उम्मीद करते हैं, क्योंकि ये इंटरनल कंट्रोल को रिफ्लेक्ट करता है कि हम जब एक अरब रुपए एक रुपए के लिए इस वक्त पूरी दुनिया से हम इस वक्त मदद मांगते हैं, वह हमारा इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म कितना वीक है कि हम जाली एडजस्टमेंट सेल्स टैक्स के हवाले से दे रहे थे और इससे अपनी नेशनल किटी को नुकसान पहुंचा रहे थे। साथ साथ नेशनल किटी की बात हो रही है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से भी एक खबर आपके सामने रखते चले। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तर्जुमान ने इसकी तस्दीक या फिर तरदीद की है उनकी जानिब से कि एयरलाइंस मुतासिर नहीं हुई, लेकिन एफबीआर के जो टैक्स जो इस वक्त नादहिंदगानी के हवाले से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से अच्छी खबर नहीं थी। कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 अरब से ज्यादा के टैक्सेस हैं, 53 अकाउंट्स हैं जो एफबीआर ने पीआईए के फ्रीज कर दिए, जिसकी वजह से उनकी पाकिस्तान स्टेट ऑयल को जो कमिटमेंट्स हैं वो भी पूरी नहीं हो सकी और उनका फ्लाइट स्केड्यूल भी मुतासिर हुआ। इस सूरत हाल में आपको बताते चलें कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो कि ऑलरेडी तकरीबन 600 अरब के अक्यूमुलेटेड लॉसेस कर चुकी है इनकर, और जिस बारे में कौमी असम्बली में जो वफाकी वजीर है उनकी तरफ से हालिया दिनों कहा गया था असम्बली के फ्लोर पे कि ये लॉसेस 80 अरब से ज्यादा के इस और तकरीबन 260 अरब रुपए तक पहुंच सकते हैं बाय 2025। उन्होंने क्या 2030 क्या कहा था उन्होंने, लेट्स हियर दिस। मुझ जैसे आदमी को भी समझ आ गई है कि पीआईए जिसका इस साल 80 अरब का खसारा है, अगर ये इस हाल में पड़ी रही 2030 में
259 अरब का खसारा होगा। अफोर्ड करता पाकिस्तान? नहीं करता। तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो किया है साउथ अफ्रीकन एयरलाइन ने, जो एयर इंडिया ने किया, 450 नए जहाजों का ऑर्डर दिया है टाटा ने एयर इंडिया के लिए। रियासत नहीं चला सकती। रियासत ये करे कि वो इंश्योर करे कि पीआईए का कोई मुलाजिम बेरोजगार ना हो, किसी को निकाला ना जाए। सो एक पीआईए की होल्डिंग कंपनी बनेगी, उसमें लाइबिलिटीज 742 अरब रुपए। नाज़रीन, आपने सुना साद रफीक साहब जो कह रहे थे इस गुफ्तगू। इसके बाद आपको बताते चलें कि उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से, उसमें इम्प्रूवमेंट के हवाले से क्या कुछ माह पहले क्या कहा था कि हम खाने के हवाले से क्या करने जा रहे हैं, हम दीगर सर्विसेज को किस तरह से मज़ीद जो है बेहतर करना चाह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा था ये भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बहाली इम्प्रूवमेंट तो हो नहीं रही, बदहाली ज़बू हाली की तरफ ये सफ़र जारी है। इम्प्रूवमेंट के बारे में जो उन्होंने कुछ दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने क्या कहा था पीआईए में, लेट्स हियर दिस। जहाँ तक पीआईए का ताल्लुक है, ये तो आपको पता है मसाइल की एक ऐसी दास्तान है कि जिसका मैं क्या जिक्र करूँ। बहरहाल जो हम कुछ बेहतरी कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की है। वो सीट्स हैं या उसके कुशन्स हैं या फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम है जिसके लिए अब हम कोशां हैं आजकल, या कुछ खाने का मायार या कुछ पंक्चुअलिटी के ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट, ये सारा तो हुआ है। लेकिन ये मैं बतौर वज़ीर हवाबाजी जो है मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी नहीं है, ना काफ़ी है। इसका रास्ता कोई और है, हमें उधर आते हैं। अभी मसला ये है कि कई अरब रुपए की इसके ऊपर लीएनएल और लाइबिलिटी है। ये इस तरह नहीं चल पाएगा और इसका कोई और इलाज तलाश करना है। उस पर हमने काम शुरू कर दिया है। हम ट्रांजिशन जो है उसका एडवाइज़र जो है उसके ऊपर कंपेटिटिव बिडिंग के ज़रिए उसकी सिलेक्शन करेंगे। वो आके बताएंगे पीआईए की रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होगी। बाजार ये लगता है कि 2 पीआईएस बनानी पड़ेंगी, एक पे लाइबिलिटी शिफ्ट होगी और एक लाइबिलिटी के बगैर होगा, और जिस पे कोई लाइबिलिटी नहीं होगी उस पर फिर प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को इंजेक्ट करना पड़ेगा। अभी 3 फ्लाइट्स इनके इत्तलात आई कि जो पाकिस्तान इंटरनेशनल की मुतासर हुई इस पूरे क्राइसिस की वजह से। एफबीआर के और पीआईए के दरमियान कहा गया कि इस्लामाबाद टू कराची फ़्लाइट PK309, कराची टू मुल्तान फ़्लाइट PK330, मुल्तान टू जद्दा फ़्लाइट PK739 could not take off for their destinations। और इसको क्राइसिस को कंफर्म किया पीआईए के स्पोक्समैन ने कि दैट सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैव टेकन अप द इशू विद द एफबीआर। और ये उन्होंने कहा जी कि फ्लाइट ऑपरेशंस वुड नॉट बी हैम्पर्ड, यानी उस पर कोई इम्पैक्ट इसका उन्हें वो कहते हैं कि नहीं आएगा। लेकिन इत्तलात ये आई कि ये सारी फ्लाइट्स भी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के इस हवाले से मुतासर हुई। जो एफबीआर की सोर्सेज कहती हैं वो कहती है कि पीआईए तकरीबन 4 अरब रुपए जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किया है। इस मामले पे एक तनाज़ा है। 53 अकाउंट जो फ्रीज हुए हैं, ये अमाउंट 2 अरब से ज़्यादा की है, तकरीबन 4 अरब की है। और एफबीआर के लिए एक नॉर्मल रूटीन है, जब उनको टैक्सेस नहीं मिलते तो वो अकाउंट फ्रीजिंग की तरफ जाते हैं, जो किसी के शख्स भी किसी भी एंटिटी के साथ वो करते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बहाली और इस हवाले से एक बिजनेस प्लान की बात भी थी, एक बाज़गश भी थी, लेकिन साद रफीक साहब ने भी जिक्र किया था। वो क्या था? लेट्स हियर दिस। क्या कहा था? क्या कहा था? हमने पिछले 12-14 माह में बहुत कोशिश की है कि पीआईए को किसी न किसी हद तक बहाल करे। उसमें हमें अंदरूनी जो इक़दामात है उसमें तो कामयाबी बहुत हुई, लेकिन जो बिज़नेस प्लान है जिस पे हमें चलना चाहिए है और जिसके बगैर आगे पीआईए बढ़ नहीं सकती, उस पर हमारी कोई ज़्यादा कामयाबी इसलिए नहीं मिल पाई कि एक तो एक्सचेंज रेट डॉलर और रुपए का जो फ़र्क था उसमें बहुत बड़े बड़े झटके आए हैं, ऑयल प्राइसेस में बहुत बड़े बड़े झटके आए हैं, और सबसे बढ़ के ये कि जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग है दुनिया में उसको बहुत नुकसान हो चुका है। सो जहाज़ होंगे तो आपकी एयरलाइन चलेगी ना। अब जो लेस हो रहे हैं वो जहाज़ देने के लिए तैयार नहीं है, बहुत जोर लगाया है, बल्कि जो पहले जहाज़ लीज पे लिए हुए हैं वो भी वापस मांगे जा रहे हैं। तो अगर आप देखें नाज़रीन तो कहानी तकरीबन सब जगह एक जैसी है। एफबीआर हो जहाँ पर 53 अरब रुपए की करप्शन पकड़ी गई, ये 53 अरब रुपए की जो करप्शन पकड़ी गई, ये कहा गया कि सिर्फ एक छोटा सा हजम है जो टोटल करप्शन वहाँ हुई होगी। 7,951 के करीब ऐसे केसेस सामने आए जिनको जो अनड्यू या फिर अनऑथराइज्ड टैक्स एडजस्टमेंट जिन्होंने अवेल करी। और ये तमाम वो लोग थे जो कॉटन गिनिंग में मुलव्विस, यानी उस कारोबार में शामिल ही नहीं थे, ना कमोडिटी ट्रेडिंग में, ना उसकी परचेज या उसके ट्रेडिंग के हवाले से या इस कॉटन गिनिंग के प्रोसेस में शामिल थे। और ये वो उन रीजन्स में हुई
जिन रीजन्स के अंदर जो कमर्शियली कॉटन गिनिंग पॉसिबल ही नहीं है। साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की कहानियों वहाँ पर भी तकरीबन यही सूरत हाल, मुसलसल बदहाली ज़बू हाली का सफ़र जारी। आफ्टर दिस ब्रेक हम आएंगे तो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के चेयरमैन कैसर शेख साहब भी साथ होंगे, जीशान मर्चेंट साहब एक टैक्स एक्सपर्ट वो भी साथ होंगे, FBR के हवाले से जो मामला सामने है वो भी उनके सामने रखेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में अहम तरीन माशी सूरत हाल और माशी डेवलपमेंट्स पे गुफ्तगू होगी। पाकिस्तान के टैक्सेस के हवाले से हमने देखा है कि मुसलसल ये फिगर्स आती रहती हैं और अब फिर दोबारा ये फिगर्स आई हैं किस तरह पाकिस्तान में जो सारा बोझ है टैक्सेस का वो ख़ास तौर पर एक मखसूस तबके यानी सैलरी क्लास तक महदूद है। रिटेल सेक्टर पर, रियल एस्टेट के ऊपर, साथ साथ एग्रीकल्चर के ऊपर ये कभी भी इतना बोझ ये नहीं आता। ये लेटेस्ट फिगर्स ने भी इस बात को प्रूव किया है। साथ साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के हवाले से खबरें मुस्बत नहीं हैं, उसकी मुसलसल जो ज़बू हाली है उसका सिलसिला, उसका सफ़र जारी है। खसारा बढ़कर तकरीबन मजमूई तौर पर एक्यूमुलेटेड लॉसेस 600 अरब के हो चुके हैं। साथ साथ ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऊपर उसके जो उस पर नादहिंदगी है वो बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उसको पेमेंट्स के मसाइल हो रहे हैं। और पाकिस्तान स्टेट ऑयल के साथ भी उसकी पेमेंट्स के मसाइल की वजह से उसके फ्लाइट स्केड्यूल भी मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। साथ साथ अगले इंतखाबात और चाइनीज़ रोल ओवर पर भी बात होगी। कैसर अहमद शेख साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के सरबरा हमें कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। जनाब जीशान मर्चेंट साहब माहिर हैं टैक्स उमूर के, हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे। जीशान मर्चेंट साहब, पहले आपसे पूछना चाहूँगा, हमने देखा है मजमूई तौर पर ये सालों से रुझान रहा और अब क्या हम सीख सकेंगे ये कि हम एक ही तबके पे 12 बोझ डालते हैं? लेटेस्ट नंबर्स भी यही बताते हैं कि जो सैलरी क्लास है वो रिटेल से भी ज्यादा दे रही है और जो बरामद कुंदगान है उनसे भी ज्यादा टैक्स दे रही है। आर दीज फिगर्स सरप्राइजिंग, शॉकिंग टू यू, और ये आप समझते हैं इट इज वेरी यूजुअल? निशान साहब देखें, टैक्स एक ऐसा मसला है कि कोई भी खुशी से देता तो है नहीं, ये तो जेब से निकाला जाता है और कंपलसरीली निकाला जाता है। और जहां तक आपने बात की सैलरी टैक्स पेयर की, तो सैलरी टैक्स पेयर तो जनाब हर दफा जो है वो सबसे, वो कहते हैं ना, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो सैलरी टैक्स पेयर को वो मुर्गी समझा जाता है कि जो चाहे ना चाहे, वो खुद टैक्स देना चाहे या ना चाहे, उसका जो एम्प्लॉयर होता है जिसके पास वो काम कर रहा होता है उससे वो टैक्स वसूल करके गवर्नमेंट को जमा करा देता है। मैंने भी इस खबर को देखा कि जहां पे ये लिखा हुआ है कि जो सैलरी टैक्स पेयर जो है वो तकरीबन 190 बिलियन रुपए जो है वो एक्सपोर्टर से ज्यादा टैक्स देते हैं, एक्सपोर्टर और रिटेलर से मिलाकर। यानी ये एक बड़ी ऐसी फिगर है कि जिसको अगर देखा जाए तो बड़ी स्टार्टलिंग फिगर है। यानी सैलरी टैक्स पेयर जो है तकरीबन 264 अरब टैक्स देते हैं सालाना और एक्सपोर्टर जो है वो 74 अरब टैक्स देता है, जो कि सैलरी टैक्स पेयर से 190 अरब कम टैक्स दे रहा है। तो सवाल ये है कि ये तो वो लोग हैं कि जिनसे ऑटोमेटिकली टैक्स मिल रहा है, तो गवर्नमेंट इनसे टैक्स कम करेगी क्यों? आप मुझे आप बताइए। इसके ऊपर तो मजीद अभी 2.5% का जो है वो इजाफा कर दिया है। अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा वो कमाते हैं माहाना, तो उनके ऊपर 2.5% का इजाफा कर दिया। ये एक अनफॉर्चुनेट है। मैं कई प्रोग्राम्स में ये कह चुका हूं और मैं एक दफा फिर दोहरा देता हूं कि हम उन्हीं से टैक्स ले रहे हैं जो टैक्स मुसलसल दे रहे हैं, उन्हीं को दबा रहे हैं जो मजीद अब उसमें गुंजाइश नहीं है। और एक मिसाल मैं हमेशा और भी देता हूं कि हम टैक्स पेयर्स वो हैं कि जैसे गन्ना होता है और गन्ने की मशीन में जब जूस निकाला जाता है उसका जिस तरह से वो निकाल के आखिरी में सिर्फ वो बुरादा रह जाता है, तो हम तो जनाब वो सिर्फ बुरादा रह गए हैं। सही बात है, खुदा के वास्ते बड़ी अच्छी मिसाल थी शाह साहब। लेकिन ये सब बड़ा फील करते हैं। लेकिन सर ये फिगर आपको लगता है जीशान साहब कि ये चैलेंज, ये आप इन फिगर्स के साथ जाते हैं या ये चैलेंज हो सकती है फ्रॉम द रिटेलर्स एंड फ्रॉम द बरामद कुंदगान के नहीं है हम इतना टैक्स नहीं देते? आर दीज फिगर्स ऑथेंटिक
ये जो आप कोट कर रहे हैं, जो भी बता रहे हैं, वेबसाइट पर कुछ चीजें मौजूद होती हैं, हमें एफबीआर की ईयर बुक का इंतजार करना चाहिए। ये ट्रिब्यून की खबर है जो मैंने भी पढ़ी है आज। मैंने भी, लेकिन मैं ये आपको बात बताता चलूं कि रिटेलर तो इस मुल्क में टैक्स देता नहीं। रिटेलर तो आप किसी भी रिटेलर से बात कर लीजिए, वो तो बड़ा खुश है क्योंकि गवर्नमेंट उससे टैक्स लेना नहीं चाहती। जो स्कीम रिटेलर्स के लिए आती है, रिटेलर्स उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करते हैं, 1-2 हफ्ते हड़ताल करते हैं और हम माजरत के साथ गवर्नमेंट उनके सामने घुटने टेक दे देती है और वो फिर टैक्स नहीं देते। तो इस वक्त जब आपके सामने चैलेंजेस जो इतने बड़े, जिस तरह के इस वक्त पाकिस्तान के सामने चैलेंजेस है, मेरे ख्याल से माजी करीब में कभी इतने बड़े चैलेंजेस नहीं रहे। तो हमें एज पाकिस्तानी ये सोचना चाहिए कि क्या हम ये कर सकते हैं कि हम एक चंद मखसूस सबसे तबके से टैक्स लें और बाकी कुछ लोगों से टैक्स ना लें। अलबत्ता ये मैं आपको बताते चलूं कि चारों सूबों में एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स का निज़ाम है, ऑर्डिनेंसेस हैं, लेकिन कितना एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कलेक्ट होता है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स और रियल एस्टेट से पहले मैं कैसर शेख साहब को भी इसमें शामिल करना चाहूंगा। कैसर शेख साहब, आप फरमाइएगा, ये आज भी फिगर्स आई, अभी जिशान साहब ने भी कोट की, अब यकीनी तौर पे हमें एनुअल ईयर बुक का इंतजार करना चाहिए, बट दीज फिगर्स डेफिनेटली शो कि एक बड़ा सब्सटैंशियल अमाउंट है जो सैलरी क्लास दे रही है और बरामद कुंदगान भी उनसे पीछे हैं और रिटेलर्स भी, इनफैक्ट दोनों को मिलाकर देखा जाए तो भी वो दोनों उनसे पीछे हैं। कैसर शेख साहब, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस, बीइंग अ बिजनेसमैन एंड द स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस हेड, आप क्या समझते हैं इन फिगर्स के बारे में? शेख साहब देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो सैलरी तबके के टैक्स है ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, उनके इनकम है उससे डायरेक्ट कट जाता है। मैं समझता हूँ इसको मौजूद में बहस नहीं बनानी चाहिए। अभी हमने सैलरी तबके की तनख्वाह बढ़ाई है, तनख्वाहें और बढ़ाएं, टैक्स तो उनको टैक्स का आदी बनना चाहिए और सबको यूज़ टू होना चाहिए। लेकिन आपका जो पॉइंट है, मैं 1980 में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की कस्टम कमेटी थी उसका चेयरमैन था। आज 43 साल हो गए मैं एफबीआर से हैंडल कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये बताऊँ कि मुझे ये बताइए कि किसी इलेक्टेड मेंबर का, ये जो आप इलेक्शन करते हैं, ये क्या इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट के इलेक्शन, ये इसका मकसद क्या है? इन लोगों के पास तो कोई पावर नहीं है। मैं खुद 30 साल से 6 इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ, 7वां करने जा रहा हूँ और मेरा सिर्फ यही था क्योंकि मेरी फैमिली वाहिद फैमिली है जो पाकिस्तान के तीनों चैम्बरों के सदर मेरी फैमिली में से रह चुके हैं। और ख़ुद मैं डॉक्टर महबूब हक साहब से मैंने बहुत उनके साथ काम किया, इस सोच में आया था कि हम कुछ तब्दीलियाँ करेंगी। 1990 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे टैक्स रिफॉर्म कमेटी, जो सेनेटर मदर साहब की कमेटी थी, उसका मेंबर बनाया। ये सब बेकार हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है। एफबीआर को कोई तब्दील कर ही नहीं सका, ना उन्होंने होना है। वहाँ रिश्वत है, लोग क्या टैक्स देंगे? पहली बात तो आप क्यों नहीं ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब हम सारा पाकिस्तान यही कह रहे हैं, जो भी टैक्स में एक बार नेट में फंस गया या जो चला गया वहाँ, तो उसको रिश्वत ही देनी पड़ती है, वो ठीक हो जाएगा, टैक्स की ज़रूरत ही नहीं है। हम ये क्यों हमने ब्यूरोक्रेट का यहाँ मुल्क बना ली है? देखिए, मैंने खुद देखा है कोरिया को, क्योंकि 50 साल पहले मैंने कोरिया विज़िट किया। वो हम जैसे ही इकानमी थी उस वक़्त, उन्होंने फैसिलिटेट की है, उन्होंने कोटरा बनाया, आपको भी पता होगा। तो उन्होंने ये जो सारी जो है ना वो सहूलतें पैदा की बिजनेसमैन के लिए। हम तो उनको अगर लगा देंगे, टैक्स तो देना ही देना है, रिटेलर टैक्स नहीं देता, इसमें दो राय नहीं है, पर टैक्स कैसे वसूल किया जाए उनको ये है कि हमसे ये रिश्वत लेते हैं। अच्छा। और हम टैक्स नहीं देंगे, हम अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, हमसे टैक्स ले लें, कोई फिक्स टैक्स ले लें, कोई और तरीका निकाल लें और इनसे जान छुड़ाएं हमारी ये जो प्रोसीजर और जो रिश्वतें। मैं तो देखिए, मेरे से ज़्यादा कौन रिप्रेजेंट कर सकता होगा जो कि बिज़नेस को भी रिप्रेजेंट करता है। और मैं थ्रू आउट यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में चेयरमैन हूँ। मामलात ये मैं खुद जाता हूँ, मेरी बात तो कोई सुनता नहीं है। कोई इलेक्टेड आदमी के पास एक लफ्ज़ नहीं है। यहाँ 4 आदमी पावरफुल हैं पाकिस्तान में। हमारे यहाँ एफबीआर का गवर्नर होता है, एफबीआर का चेयरमैन होता है, स्टेट बैंक का गवर्नर होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, या इलेक्टेड एक, ये सब अनइलेक्टेड होते हैं मेजॉरिटी। इनमें नेशनल असेंबली का कोई मेंबर नहीं है। और हम आवाम के पास हमने जाना है, टैक्स हमें पता है लोग क्यों, उनका प्रॉब्लम क्या है, क्यों वो टैक्स नहीं देना चाहते, कहाँ टैक्स ज़्यादा वसूल हो। जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, एक सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड होते हैं जो इन सब के ऊपर होते हैं। और हमने ये तरीकाकार ही बना लिया है कि हमने
ये करप्शन जारी रखनी है। हमारे यहाँ जो बाहर का इन्वेस्टर आता है वो खुल्लम खुल्ला कहता है कि आपके यहाँ सुर्ख फीता है। अभी खुद फौज ने शामिल होके ये फैसिलिटेशन की कमेटी बनाई है, अल्लाह करे उसका कोई रिजल्ट निकले, लेकिन मैं तो कोई उस पर भी होपफुल नहीं हूँ, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी कई कमेटियाँ बन चुकी हैं। 40 साल से तो यही देख रहा हूँ कि कोई ब्यूरोक्रेट किसी दफ्तर में मुंह। अच्छा, SFIC पे आने से कबल, इस इन्वेस्टमेंट काउंसिल पे आने से कबल ये फरमाइए कि आपने भी टैक्सेस की बात की, एक रियल एस्टेट है, फिर कुछ खबरें ये आएंगी IMF ने कहा, बाकायदा IMF ने कहा ये कि आपका जो एग्रीकल्चर है जिसका भी जिक्र कर रहे थे जिशान साहब के, इनकम टैक्स उसके ऊपर जो प्रोविंशियल सतह पे वो नई कलेक्शन हो रही है। दूसरा रियल एस्टेट सेक्टर है जो टैप नहीं हुआ है। तो आपको लगता है, क्योंकि ये तो आपकी जो प्रोविंशियल ब्यूरोक्रेसी है या आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टैक्स का, वो इसको निफाज नहीं कर सका, या पॉलिसी में लूप होल है, या यहाँ पर भी मसला वो रिश्वत वाला है कि जिसकी वजह से लोग आमादा नहीं हो पा रहे इन सेक्टर्स में भी टैक्स लाने के लिए, और हम उन्हीं सेक्टर्स को निचोड़े जा रहे हैं जो गन्ने की मिसाल दी गई थी अभी। क्या वजह कैसा शेख साहब? जी देखिए, वो तो देखिए ये देखिए रियल इस्टेट पे इतना हैवी टैक्स लगा दिया गया। परसों एक बहुत बड़ा जुलूस यहाँ पे जलसा था इस्लामाबाद में, मैं वहाँ गया हुआ था। अच्छा। मैंने उनको कहा कि आप तो दूध देने वाले गाय हैं, आप ही टैक्स देते हैं, बैठ के तरीकाकार तय करें ना। असल मसला यहाँ ये है कि करप्शन ही करप्शन है। जो तब्दीलियाँ होती हैं ना, एक बड़े बड़े अफसर जो तब्दील होते हैं एक जगह से, उसमें ट्रांसफ़र के पैसे, अब तो बातें सारी खुल गई ना, कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। आप खुद जब कोई हुकूमत चली जाती है तो उसके पीछे लगाते हैं कि फ़लाँ ट्रांसफ़र के लिए ये पैसे लिए गए। ये थ्रू आउट लिए जाते हैं, हर जगह, हर डिपार्टमेंट में, हर दफ्तर में करप्शन ही करप्शन है। और आपका मुल्क क्या टैक्स देगा? लोग किधर किधर टैक्स देंगे? एक तो तंग आ गए हैं, कोई पुलिस है तब, आपके FBR है तब, आपका कोई टैक्सेशन टाइम अलग ज़ाया होता है और सीधा सीधा काम है। लोग क्यों टैक्स नेट में नहीं आते? आप मुझे बताइए माय डियर, कि अगर मैं नॉन रजिस्टर्ड हूँ ना तो 4% मुझे ज़्यादा पोर्ट पे ही टैक्स लग जाता है। यानी 1 करोड़ रुपए का 4 लाख रुपए ज़्यादा मैं टैक्स पे करूँगा रजिस्टर्ड से। लेकिन लोग नहीं रजिस्टर्ड होना चाहते। रजिस्टर्ड हो जाएंगे तो इनके हत्थे चढ़ जाएंगे, वो सारा पैसा वो करप्शन हो। आप ये मसला क्या है? एक तो हमारा ब्यूरोक्रेट को ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो फाइनेंशियल साइड पे उसने किस तरह कर रहे हैं। मैं तो, मेरे से ज़्यादा कौन इस बात से वाकिफ़ हो सकता है? मेरा दिन रात इन्हीं से ही काम है। ये नहीं कि अच्छे मेंबर है, अच्छे लोग हैं, मैं नहीं कहता कि सब लोग ऐसे होते हैं, लेकिन सिस्टम में ये खराबी है। जब आपका सिस्टम नहीं, बाहर वाला नहीं आपके पास कोई आ रहा, क्या वजह है कि इंडिया में उन्होंने बना लिए तकरीबन $100 अरब की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। इंडिया और आपका क्या फ़र्क है? हमारे यहाँ ज़्यादा होती थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते थे इंडिया की ग्रोथ को, हमारे यहाँ बेहतर GDP की ग्रोथ होती थी। हमने ये सारा बेकार कर दिया, रिश्वतें ले लेके वो चल रहा है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, देखिए इदारे आपको रिफॉर्म करने पड़ेंगे। बात आप करते हैं, अभी आपने फैसिलिटेशन बनाई ना, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए, वन विंडो। कोई कागज़ एक जगह से दूसरी जगह हिलता ही नहीं है, पैसे दे देंगे तो हिल जाएगा। शरीफ आदमी यहाँ क्या कोई काम करेगा? हर कोई जो आप देख तो रहे हैं, जो यहाँ पे जिस तरह लोग पैसा बना रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला ही कोई नहीं। अच्छा, ये इस काउंसिल पे आने से कबल मेरे से ज़्यादा एक बात, बस आखिरी बात करूं, मेरे से ज़्यादा और कौन जद्दोजहद कर सकता है कि 30 साल जद्दोजहद की और मेरे पास हाईएस्ट पोजीशन है। कौन इलेक्टेड इससे ऊपर पोजीशन में जा सकता है कि स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असम्बली की, पहले नेशनल असम्बली में इलेक्ट हो, नेशनल असम्बली में 21 मेंबर जो हर पार्टी के जो फाइनेंस को समझते हैं वो मेंबर जाते हैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस और रेवेन्यू में, उसका फिर चेयरमैन बनो। और चेयरमैन के बाद भी कोई पावर नहीं है। जो बातें हम मिल के सब कहते हैं वो बात अमल नहीं होती। एक FBR का चेयरमैन, उसको खत्म कर एग्जैक्टली। और कैसे से आपने उठाए मामलात अहम तरीन, और ये भी बड़ी बात है कि आप इनको उठा रहे थे अपनी स्टैंडिंग कमेटी में। हम आपके साथ मुसलसल कोऑर्डिनेशन में रहे, रिपोर्ट करते रहे मामलात को। ये क्योंकि आपने इदारों की बात की है, मैं आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू, जिशान साहब आपसे पहले के पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से हमने देखा कि ज़बू हाली का शिकार तो है, उनके अकाउंट्स फ्रीज होने के हवाले से FBR के इकदाम सामने आए, जिसकी वजह से फ्लाइट स्केड्यूल मुतासर होने लगा। एक वक्त में जब हम ये कह रहे हैं कि हम अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, वहाँ हमारी जो कौमी एयरलाइन है उसका माली खसारा इतना बढ़ चुका है और वी कैन नॉट कंट्रोल इट, वी कैन नॉट इवन मॉनिटर इट एंड वी कैन नॉट इवन रिफॉर्म दीज थिंग्स कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करके इसको जोन में ला सकें। कई प्लान्स आए, 2019 में एक प्लान आया 4 साल का, उसको हमने रिफॉर्म या करने का कुछ भी नहीं उससे हासिल हो सका। मौजूदा हुकूमत एक कमेटी बना रही है, कहा जा रहा है वो कोई शेडो मैनेजमेंट करेंगे। तो इज देयर एनी होप, जिशान मर्चेंट साहब?
देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो जैसे आपने पीआईए का जिक्र किया, जी। तो जब कोई एफबीआर का इदारा किसी बैंक अकाउंट को फ्रीज करता है तो उसके अगेंस्ट में कोई टैक्स लायबिलिटी होती है। एफबीआर ऑन इट्स ओन नहीं कर देता। अगर आप फॉर इंस्टेंस मेरे खिलाफ कोई एफबीआर टैक्स लायबिलिटी लगाता है और अगर मैं उसे 30 दिन में पे ना करूं तो उसके बाद उसको एक नोटिस दिया जाता है कि अगर अब आपने मजीद लेट से एक हफ्ते में इसको पे नहीं किया तो हम कोर्सिव मेजर्स से इसको रिकवर करेंगे। या तो उसके खिलाफ कोई अपील हो और उसका फैसला आ जाए जो कि उनके फेवर में हो, अदरवाइज जो है एफबीआर ये हक बजानिब है कि वो किसी के भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है और उस पर जो रकम हो वो निकाल सकता है, क्योंकि ये जो ड्यूज हैं ये भी गवर्नमेंट के ड्यूज हैं और ये वाजिब अदा होते हैं अनलेस उसके खिलाफ कोई अपील या उसकी सेटलमेंट नहीं होती इन द शेप ऑफ ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट या एडीआरसी। तो ये तो जहां तक एफबीआर ने पैसे निकाले हैं अगर या फ्रीज किए हैं अकाउंट्स, तो ये एक रूटीन का मैटर है। ये पिछले साल भी पीआईए के अकाउंट को फ्रीज किया गया था क्योंकि पीआईए जैसे आपने खुद फरमाया ज़बूहाली का शिकार है और वो पैसे उसके पास है ही नहीं, तो वो क्या टैक्स रेवेन्यू देगा। तो एक तरफ ये तो दो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तरफ एफबीआर गवर्नमेंट खुद और पीआईए वो भी गवर्नमेंट का ही इदारा है, तो एक गवर्नमेंट की जेब से निकल के दूसरी गवर्नमेंट की जेब में जाने। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर जो है जरूर एक प्रॉपर एफर्ट होनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। जहां तक इंस्टीट्यूशन के डैमेज की बात है या जैसे कैसर शेख साहब भी कह रहे थे कि एफबीआर में करप्शन की बात है, तो मैं विद रिस्पेक्ट मैं ये हमेशा से कहता हूं कि ताली हमेशा दो हाथ से बचती है, एक हाथ से नहीं बचती। ऑफिसर ऑन इट्स ओन करप्शन नहीं कर सकता जब तक उसको टैक्स पेयर एफर्ट ना करे उसके पीछे, वरना नहीं होता। लेकिन बहरहाल दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। होता ये है कि हम ये जरूर देखते हैं, कैसर साहब ने ये बिल्कुल सही फरमाया कि मेरी फाइल एक जगह पे पड़ी रहेगी अगर मैं उसके पीछे स्पीड मनी नहीं लगाता। वो बात उनकी बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। तो करप्शन को एज यहाँ से इस मुल्क से जब तक आप खत्म नहीं करेंगे तो हर इदारा इसी तरीके से नीचे जाता रहेगा। हमारी जो एक परेशानी है, जो एक प्रॉब्लम है ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स, जो मैंने अंदाजा किया कि हम सच नहीं बोलते, क्योंकि हम सच नहीं बोलते तो इसका मकसद है कि हम सारी चीजों को छुपाते रहते हैं। और वक्त मेरे ख्याल से आ गया है कि अगर हमें इस करप्शन के सिस्टम को खत्म करना है तो करप्शन होती क्यों है इसकी रूट कॉज हमें देखनी पड़ेगी। आप मेरा खर्चा अगर 10,000 रुपए है और अगर आप मुझे तनख्वाह 3,000 रुपए देंगे, मैं 10,000 रुपए का खर्चा कैसे पूरा करूंगा? तो हमें चीजें देखनी पड़ेंगी। ये आइडेंटिफाइबल इश्यूज हैं। ज़िशाद साहब, ये अभी जो आपने जो बात की कि ताली दोनों हाथ से बचती है, आपने देखा होगा रिसेंटली अभी बीटल नट के हवाले से, लेकिन वो पूरा अफगान ट्रांजिट से ही ताल्लुक था कि कस्टम ऑफिशियल्स पकड़े एफआईए ने और वो एयरपोर्ट के ऊपर से पकड़े गए रंगे हाथों। उनके पास कैश था, उनके पास डॉलर्स थे, उनके पास धर्म थे और वो एयरपोर्ट के अंदर अपने ऑफिसर्स के अंदर तकसीम करना आए थे। वो ऑफिसर्स भी एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन का कोई रुकन था, कोई इंस्पेक्टर लेवल का था, कोई डायरेक्टर लेवल का था। और वो महाना वो बताते हैं कि सिर्फ एक एक पोस्ट से उनकी जो आमदनी है वो 5-5, 6-6 करोड़ जो रिपोर्टेड है, वो तो जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जिसका कोई फैक्ट शायद सामने ना हो, वो तो कहा जाता है कि अरबों रुपए के अंदर जो आमदनी हो रही है। तो ये लूप होल्स तो एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से हम मुतासिर हो रहे हैं। ज़िशान मर्शद साहब, इनको तो खत्म करना बहुत जरूरी है ना। देखिए कैसर साहब की भी एफर्ट यही है कि लूप होल्स जहां है उसे खत्म किया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुद यही फरमा रहे हैं कि उनकी जो भी तजावीज है उसको गवर्नमेंट या जो कोई एक इदारा है जो वो टर्न डाउन कर देता है। इसमें एक बड़ा ये बड़ा एक सीरियस इशू है। अगर इस टाइप की कमेटीज चाहते हैं कि बिजनेसेस पाकिस्तान में फ्लरिश करें, या जब तक बिजनेस फ्लरिश नहीं करेगा तो आप टैक्स रेवेन्यू तो हासिल कर ही नहीं सकते। तो इनके जो भी तजावीज हैं वो पाकिस्तान के फेवर में है, जो फेवर में है उसे जरूर अडॉप्ट करना चाहिए, अदरवाइज तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस पोजीशन ये है कि इस साल का जो आपका टैक्स का टारगेट है 9.4 ट्रिलियन का, ये एक बहुत बड़ा और ह्यूमंगस टास्क है। हम बड़ी मुश्किल से जो है इस साल हमने 7 ट्रिलियन के टारगेट को, 7 ट्रिलियन के बेंचमार्क को क्रॉस किया है। तो क्या हम ये समझते हैं कि इसी तरह से अगर इकोनॉमी नीचे रही तो हम 9 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे? ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को कितना फैक्टर इन करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि इन्फ्लेशन दिन ब दिन बढ़ रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है, गैस बढ़ रही है, हर चीज तो बढ़ रही है, तो आपकी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जो बिकने के लिए मार्केट में चीज आएगी उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो तनख्वाहें तो बढ़ नहीं रही, इनकम लेवल्स तो बढ़ नहीं रहे, तो कौन खरीदेगा उन चीजों को?
जब कोई खरीदने वाला नहीं होगा, आपके सामने गाड़ियों की मिसाल है, एक जमाने में गाड़ियां यानी हॉट केक की तरह बिक रही होती थी और अब लोगों ने गाड़ियों के वो बंद कर दिए, प्लांट्स बंद कर दिए। तो सवाल ये पैदा होता है, इकोनॉमी अगर इसी तरीके से नीचे जाती रही तो आप इन्फ्लेशन को कुछ भी कर दीजिए, आपके रेवेन्यू टारगेट्स कभी कंप्लीट नहीं होंगे। इस वक्त कलेक्टिव विजडम की बहुत जरूरत है, इस वक्त सर जोड़ के बैठना अच्छा, है। ये जो सर जोड़ के बैठना है और थोड़ा इसका सियासी रुख पे, लेकिन मैं जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के हवाले से पूछ रहा था, मैं कैसा साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पे जानना चाहूंगा। निशान साहब ने बहुत बात दुरुस्त की कि एक ही जो सरकारी इदारा है उसके ड्यूज हैं, एक सरकारी इदारा जिसको ड्यूज देने हैं, और वो सरकारी इदारा जिसको ड्यूज देने हैं वो भी वाज़ेह तौर पर बार बार कहता है कि हम सस्टेनेबली इस बुनियाद पर हैं कि हमारे ऑपरेशन जो है वो गवर्नमेंट फंड करती है, फेडरल गवर्नमेंट। नाउ हम एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं शेख साहब, जिस पर आप कह रहे हैं कि आपको भी ज्यादा उम्मीद नहीं है, उसको अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे कौमी इदारे का हाल ये कि वो हमारे टैक्स रेवेन्यूज नहीं दे पा रहा, पाकिस्तान स्टेट ऑयल को अपने ड्यूज नहीं पूरे कर पा रहा, फ्लाइट्स मुतासिर हो रही हैं। तो ये कैसे देखते हैं आप कैसे शेख साहब? जी देखें ना, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि ताली दोनों हाथों से बजती है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये नहीं है, देखिए ब्यूरोक्रेसी में बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो गंदी मछलियाँ हैं, और हमारे यहाँ बिजनेस में जो गंदी मछलियाँ हैं, हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे लोग भी हैं और गंदी मछलियाँ भी हैं, तो आपस में गंदी मछलियाँ मिल जाती हैं और वही पिनप रही हैं, वही पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं। रिश्वत और करप्शन के बगैर और गलत काम कराए बगैर कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा। शरीफ आदमी और अच्छे लोग निकल रहे हैं बिजनेस से, या वो बाहर चले जाते हैं, इस मुल्क में रहते नहीं हैं, और ना ही बाहर का कोई इन्वेस्टर जो सही बिजनेस यहाँ करना चाहता है वो यहाँ आता है। हमें रेवोल्यूशनरी तब्दीली करनी पड़ेगी। हमारी गवर्नमेंट का जो स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है कोई एक भी कामयाब नहीं है। क्या वजह है कि वही इदारा MCB डीनेशनलाइज हुआ, प्राइवेटाइज हुआ, तो आज वो देखिए कितना प्रॉफिट दे रहा है, और नेशनल बैंक जो एक ही गवर्नमेंट के पास बैंक है, सेम मार्केट है, उनका प्रॉफिट और उनके प्रॉफिट आप परसेंटेज देखें, जो इन्वेस्टमेंट है और उसका जो रिजल्ट है वो कितना फ़र्क है। हम नहीं कर पा रहे, हम नाकाम हो गए, टोटल नाकाम हो गए ये सारे मामले में, और हमारे जो पार्लिमानी सिस्टम है वो भी कुछ नहीं कर सका। मैं आपसे कह रहा हूँ, पार्लिमानी सिस्टम में मेरे पास कैसर अहमद शेख के पास सबसे बड़ा ओहदा है काम करने का। मैं कहता हूँ मैं एक कौमा नहीं कुछ कर सकता। आप क्या पार्लियामेंट चला रहे हैं, किस मकसद क्या है इस पार्लियामेंट? 4 अफसर हैं जो कर लेते हैं, उनके ठाठ हैं, उनकी चीज़ें हैं, वो सिर्फ डिपार्टमेंट चलते हैं, और ये काम आज से तो हो नहीं रहा। और हमारे यहाँ भी वो लोग जो रिश्वत देते हैं, बिजनेसमैन, 140 साल से मैं बिजनेस, मेरी फैमिली बिजनेस लाइन में है, हमें पता है कौन लोग आगे आते हैं, कौन लोग किस तरह काम करवाते हैं, काम यहाँ रुकता कोई भी नहीं है। तो ये बातें हर एक को पता है। जो ट्रांसफ़र होते हैं किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन, जो लुक्रेटिव पोस्ट हैं, अरबों रुपए उसमें खर्चा किया जा रहा है, अरबों रुपए के पैसे लिए जाते हैं तब ट्रांसफ़र होते हैं। तो क्या है वो लेने कौन है? 2-4 बंदे ही टोटल हैं जो फैसले कर रहे हैं। तो मुझे आप बताइए, बातें सबको पता है, हम अमल करना नहीं चाहते, हम अपने मुल्क को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, और लोग जो डायरेक्ट वोट दे रहे हैं उनको समझ नहीं आ रही कि किन को वोट देते हैं। वो जब तक सारे लोगों को, जब तक, और वोटों से फ़ायदा भी नहीं है, बन जाए, क्योंकि उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसकी तो वैल्यू ही नहीं है। सिर्फ यहाँ हर जो पार्टी है उसके 5-7 बंदे हैं जिनकी अहमियत है, दूसरे के लिए कुछ पूछा ही नहीं जाता। ठीक है, अगर यही सिस्टम चलना है, पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ सकता इन हालात से। अभी रिसेंटली ये आपके डिफेंस फोर्सेस वो हिस्सा ले रहे हैं। अल्लाह करे ये जो 2 कमेटियां बनी हैं फैसिलिटेशन की और एग्रीकल्चर की, ये हमें तवक्को है कि उनके हिस्सा लेने से हो सकता है कोई बेहतरी आ जाए। लेकिन अभी तक तो कोई कागज़ एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं होता। आप खुद साथ लगाएं, पैसे साथ दें, रिश्वत हो तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं, कैसे शेख साहब, मैं अभी यहाँ पे बात हो रही थी कैसे शेख साहब। अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सॉरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में मजमूई माशी सूरत हाल, ख़ासतौर पर रीसेंट डेवलपमेंट्स, पाकिस्तान की स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस शदीद माली बहरान से 2-4।
ऐसा माली बहरान जिसकी वजह से अपने टैक्सेस भी अदा नहीं कर पा रही है। नॉर्मल रूटीन के तहत FBI ने उनके अकाउंट्स फ्रीज किए, अब उनको अपनी पेमेंट्स पाकिस्तान स्टेट ऑयल को देने में मुश्किलात का सामना है। साथ साथ पाकिस्तान की टैक्सेशन के हवाले से वो हकीकत यहाँ आज प्रोग्राम में कर रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान का टैक्स सिस्टम बायस्ड है, कुछ लोगों के फेवर में, कुछ लोगों के खिलाफ, और किस तरह करप्शन भी इस निज़ाम को जकड़े हुए है। खासतौर पे कस्टम्स के हवाले से भी रिसेंट खबरें कि जिस तरह की कार्रवाइयाँ FIA की तरफ से सामने आई, उसने उन तमाम लूप होल्स को अया किया, बेनकाब किया, जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि कैसर शेख साहब काफ़ी हद तक नाउमीदी नज़र आए कि उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में होते हुए उनको तो लगता है कि हम कोई तब्दीली इस पूरे मामले में नहीं ला सकते। आप बात कर रहे थे इज्तिमाई सोच की, आप बात कर रहे थे जहनों को मिलाकर आगे बढ़ने के रास्ते की। तो सर, ये जो बीइंग द हेड ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस और SAPM भी हैं, ही इज नॉट होपफुल। फिर हम किससे उम्मीद रखें, कहाँ उम्मीद रखें और कैसे उम्मीद रखें? ईशान साहब, देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे हर फील्ड में जो है कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं और उनको यूज करना चाहिए। कुछ टेक्नोक्रेट्स होते हैं, कुछ बिजनेसमैन होते हैं। हमारे जैसे अभी आपने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है आर्मी ने ऑफर किया और आर्मी अब उसको टेक ओवर कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, और उस पर चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। क्यों ऐसा है कि हम अपने मुल्क में ज्यादा पर हेक्टर पर यील्ड जो है हमारी कम है और हमारे पड़ोसी मुल्कों में ज्यादा है। तो हमें इसके ऊपर थॉट प्रोसेस करने की जरूरत है। एक तो सबसे पहले हमारी क्या ये सोच या क्या हमारी ये विल है कि हमें जो है पाकिस्तान को खुद मुख्तार करना है या नहीं करना। सबसे पहले ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है कि होगी, लेकिन अगर हम इसको डिसाइड कर लें आज कि हमें चीजों को दुरुस्त करना है तो 1-2 साल नहीं, आपको कुछ टाइम लगेगा, लेकिन आपको रिजल्ट नजर आने लगेंगे। रिटेलर से टैक्स लेना कितना मुश्किल काम है। हमने 2013 में भी सजेशन दिए, उसके बाद भी हम सजेशन देते आ रहे हैं। रिटेलर्स के का इशू, सबका इशू क्या है कि जो भी इस सिस्टम में आता है वो उसमें गिरफ्त में आ जाता है और फिर उसी के साथ सब कुछ होता है, बाकी सबको कोई कुछ नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि रूट कॉज ऑफ करप्शन को आइडेंटिफाई करना है बहुत मुश्किल काम नहीं है मेरे हिसाब से, और हमें हर शख्स को जो इस मुल्क में रह रहा है अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना है और जो जायज टैक्स है वो हमें देना है। क्यों इस वक्त ऐसा है कि 62 से 65% जितना भी टैक्स पाकिस्तान में कलेक्ट हो रहा है वो विदहोल्डिंग एजेंट करते हैं। क्यों हम खुद से टैक्स नहीं दे रहे? इन चीजों को देखने की जरूरत है। आप अगर कंपेयर करें पाकिस्तान को अतराफ के ममालिक से, तो इस वक्त हम पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आप टैक्स रेट जितना बढ़ाएंगे उतनी टैक्स की चोरी बढ़ जाएगी, जितना टैक्स रेट कम होगा उतनी जो है स्मगलिंग या टैक्स चोरी इफेक्टिव ही नहीं रहेगी। तो थॉट प्रोसेस इस वक्त ये है कि क्या हमें ये डिसाइड करना है आज कि हमें अपने मुल्क को स्ट्रेटन अप करना है। देखिए, करीब में एफर्ट्स होती रही है, ऐसा नहीं है कि एफर्ट्स नहीं हुई हैं। उन एफर्ट्स को वक्त देने की जरूरत है, हमें स्टेप बाय स्टेप करना होगा। हम सारी चीजों को एक साथ नहीं कर सकते। अगर किसी भी एक, हमें सेक्टर बाय सेक्टर वर्किंग करने की जरूरत है। कहाँ पे चीजों में फ्लॉज हैं, कहाँ पे लूप होल्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता उन फ्लॉज को दुरुस्त कीजिए, उन लूप होल्स को प्लग कीजिए। तो कोई दो वजह नहीं है कि आपके जो नहीं। अच्छा, इन्हीं दो लूप होल्स की बात करते हैं। ये जो ज़ीशान साहब रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर है, इन दो लूप होल्स की अगर हम मिसाल के तौर पर बात कर लें, IMF ने कहा कि ये अंडर टैप्ड है, मजीद टैक्स होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कोई ऐसा टैक्स अभी नहीं लग रहा फिलहाल। तो ये जो मेन, अगर इसी से स्टार्ट कर लें, कहाँ पर क्या कोताही है? ये प्रोविंशियल सतह पर कोताही है, फेडरल सतह पर कोताही है, ये दोनों हाथ से ताली बज रही है, ये मामला है क्या आखिरकार? क्या लूप होल्स हैं? लेट्स स्टार्ट विद एग्रीकल्चर फर्स्ट। सब मिलके खा रहे हैं जनाब, मसला कोई नहीं है। इस सब पाकिस्तान के मुल्क में जो है, हम बचपन से पढ़ते चले आए जब हम स्कूल में थे कि पाकिस्तान जो है एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारे यहाँ पे सारी क्रॉप्स होती हैं, हमारे यहाँ सारे मौसम मौजूद है, हमारी सबसे ज्यादा ग्रोथ है। जब हम स्कूल में थे तो हम यही पढ़ते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ या जो हमारी यील्ड पर हेक्टर है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होने की वजह से वो हो नहीं पा रही। अब मसला ये है कि आपने सूबाई सतह पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा तो दिया, लेकिन अगर आज आप किसी भी सूबे से पूछें कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में कलेक्शन कितनी है तो वो नेग्लिजिबल है। आपकी इकोनॉमी का जो है 20% के करीब एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, लेकिन टैक्स कलेक्शन 0 यानी 0% में है। सिमिलरली जो आपने बात की जो प्रॉपर्टी मार्केट की या प्लॉट्स की या रियल एस्टेट की, तो जनाब मसला ये है, एक है आपका डीसी रेट,
एक है आपका FBR रेट, एक है आपका मार्केट रेट, तीनों मुख्तलिफ है। सारा ब्लैक इकोनॉमी का पैसा इस वक्त पार्ट है रियल एस्टेट में। आप रियल एस्टेट को रेट्स को मार्केट वैल्यू पे कर दीजिए, सारी ब्लैक इकोनॉमी आपकी खत्म हो जाएगी, सबको वाइट इकोनॉमी में आना पड़ेगा अल्टीमेटली। क्वेश्चन ये है कि क्या आप करना चाहते हैं, क्वेश्चन ये है कि क्या आप उन लोगों के पीछे जाना चाहते हैं। क्यों आइडेंटिफाई नहीं हो सकते ये नॉन फाइलर्स, क्यों आपने नॉन फाइलर्स को एक स्टेटस दे के रखा हुआ है कि हमें आपसे सिर्फ 0.6% टैक्स चाहिए, यानी लाख रुपए पे 300 रुपए टैक्स दे दो, वी आर हैप्पी। क्यों उनको पकड़ते नहीं है आप? क्या आपके पास नोटिफाइड नहीं है? आपने नादरा के साथ 2 साल पहले एग्रीमेंट किया FBR ने कि वो आपकी प्रेडिक्टिव इनकम बना के देगा, आपने क्यों उसको यूटिलाइज नहीं किया? बैंक अकाउंट का एक्सेस है FBR के पास, लॉ में प्रोविजन मौजूद है, तो क्या वो नॉन फाइलर का डेटा नहीं ले सकते? पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन, एक रिपोर्ट मैंने कुछ अरसे पहले पढ़ी थी, 6 करोड़ बैंक अकाउंट है, 5.5 करोड़ बैंक अकाउंट है। आपके पास टैक्स फाइलर्स जो है वो 40 लाख है। अगर एक टैक्स पेयर के पास मैं समझूं कि 10 लाख अकाउंट, 10 अकाउंट्स भी हैं, तो भी 4 करोड़ अकाउंट बनते हैं। फिर भी 2 करोड़ अकाउंट के तो फाइलर्स आपके पास मौजूद है ना, आइडेंटिफाइड है, जिन्होंने अपना CNIC, अपना बायोमेट्रिक सब बैंक को दिया हुआ है, आप पकड़ना नहीं चाहते। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपकी विल है, क्या आप करना चाहते हैं? तो जब आपकी विल होगी और आप करना चाहेंगे तो ये रिटेल सेक्टर भी आपके का पे टैक्स आ जाएगा सिस्टम पे, आपके ये रिटेलर्स भी आ जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी वाले भी आ जाएंगे, और वो बैंक अकाउंट होल्डर्स जो मजे से घूम रहे हैं या जो काम कर रहे हैं और सिस्टम में नहीं आ रहे, आप उनको सजा नहीं देंगे जब तक, तब तक वो आपके साथ ऐसे ही मजे करते रहेंगे और मुझे और आपको मजीद टैक्स के बोझ के तले दबाया जाएगा। मैं ये समझता हूँ वक्त आ गया है कि एज टैक्स पेयर हमें भी सवाल करना चाहिए, यार ये हमारा टैक्स यूटिलाइज कहाँ हो रहा है? एग्जैक्टली किस खर्चों पे ये यूटिलाइज हो रहा है? गवर्नमेंट अपने खर्चे तो कम नहीं कर रही, लेकिन वो टैक्स बढ़ा रही है। ये नहीं हो सकता। अगर आपको मुझसे टैक्स रेवेन्यूज की उम्मीद है ज्यादा की, तो आप अपने खर्चे भी कम करें, अपने फालतू खर्चों को कम कीजिए। ये नहीं हो सकता कि हम अपने टैक्स के पैसों से आपके फॉरेन टूर्स को फंड करते रहें, ये नहीं हो सकता। शाह खर्चियां आपकी फंड हो, ये नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको 2000 सीसी प्लस की गाड़ियां आपको दी जाएं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप इक्विटेबल टैक्सेशन नहीं करेंगे, जब तक आप अपना हिसाब नहीं देंगे कि ये पैसा मैं यहां खर्च कर रहा हूं, तो कोई भी खुशी से टैक्स नहीं देगा। मेरे ख्याल से इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। जब तक इंट्रोस्पेक्शन नहीं होगा, तब तक यही सारी सूरत हाल रहेगी, कैट एंड माउस गेम चलता रहेगा। टैक्स पेयर पकड़ना, टैक्स कलेक्टर हमें पकड़ना चाहेगा और टैक्स पेयर डॉज करता चला जाएगा। नहीं हो सकता सिस्टम ठीक। और साथ साथ पैसे ही बनाते जाएंगे। कस्टम्स में हमने जो कहानियां सुनी है कि भत्ते और किस तरह चेक पोस्टों पे पैसे लिए जा रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह चल रहा है। वो अफगान ट्रांजिट के नाम पर हो रहा है और जो अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं, पूरा नेक्सस वो अलग डैमेज कर रहा है जिशान साहब इकोनॉमी को, बुरी तरह डैमेज कर रहा है। देखिए होता ये है कि अब मिसाल पता नहीं देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए कि इस हमाम में हम सब एक ही जैसे हैं, क्योंकि हमें हमारे अंदर बिल्ट इन कर दिया गया है। हमारे अंदर मुझे अगेन नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमें ये कहा जाता है करप्शन तो अच्छी है, इसे होने दें। नहीं है करप्शन अच्छी जनाब। आज मेरा बेटा मुझसे सवाल करता है कि आप जिस सिस्टम में है वहां तो करप्शन होती है, वहां जिस टैक्स ऑफिस में आप जाते हैं वहां तो रिश्वतें मांगते हैं। तो आज का यूथ ये सवाल कर रहा है मुझसे। तो सवाल ये है कि क्या हम ये सवाल आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम क्यों पैसे दें जनाब? हमारा हक बनता है, हम टैक्स देते हैं, हमें हमारी चीजें मिलनी चाहिए। लेकिन अगेन सवाल कौन कर रहा है? कोई भी सवाल नहीं कर रहा। आज मैं और आप सिर्फ प्रेशर के तहत ये तो जा रहे नहीं, प्रेशर के तहत देते नहीं, हमारी तनख्वाहों से टैक्स कट जाता है। लेकिन सवाल यही है कि वो जो टैक्स कट जाता है उसका यूटिलाइजेशन कहाँ है, कि हम सवाल कर रहे हैं, हमें सवाल करना चाहिए। ठीक है जिशान साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जिशान मर्चद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, शेख साहब भी प्रोग्राम में साथ थे। आज पाकिस्तान के मजमूई तौर पर टैक्स निज़ाम पर गुफ्तगू हुई, साथ साथ जो स्टेट एंटरप्राइजेज हैं उनकी ज़बूहाली और उनका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, पाकिस्तान के माशी मसाइल जिसमें रेवेन्यू एक बहुत बड़ा मसला है, जो करप्शन भी इस पूरे निज़ाम को जकड़ चुकी है, इस पर भी प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।